एक रिपोर्ट डेवलप करने के लिए यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ लाइंस। उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया था तो खाली 1 MB रैम थी। यस, अच्छा खासा अच्छा एक्सेल जानते तो ऑब्वियसली यू विल सेव योर टाइम। इनोवेटिव नहीं है राइट, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों आज के हमारे जो गेस्ट है वो बहुत ही खास गेस्ट है। उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल कर यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया है और बहुत सारी चीजें सीखने मिलने वाली है। लर्निंग में इनोवेटिव कैसे रहना है ये आपको पता चलने वाला है। और उन्होंने बेसिकली कंप्यूटर की जो जर्नी स्टार्ट की, जब बेसिकली कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तब से उन्होंने स्टार्ट किया। आप बोलोगे पर्सनल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे मतलब खाली बैंकिंग या फिर खाली जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें ही कंप्यूटर, मतलब बिजनेस के लिए कंप्यूटर यूज किए जा रहे थे, तभी से उन्होंने कंप्यूटर यूज करना शुरू किया है। तो आपको उनकी जर्नी से बहुत कुछ पता चलने वाला है। काफी इंफॉर्मेटिव जर्नी वाली है, काफी इंस्पायरेशनल जर्नी ये आपको और पॉडकास्ट में देखने मिलने वाली है। और साथ ही में मैं बताना चाहूंगा कि भाई ये जो गेस्ट है एक पब्लिक सेक्टर बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इतने बड़े गेस्ट आज हमें यहाँ पे पॉडकास्ट में मिले हैं, तो भाई छोड़ेंगे नहीं इनको, मतलब बहुत सारे सवाल पूछेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे अंदाज में बोला छोड़ेंगे नहीं, बट बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पे उनसे पता चलने वाले हैं कि भाई बैंकिंग में अगर आपको काम करना है तो एक्सेल की कितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारी चीजें। तो चलिए पॉडकास्ट को डायरेक्टली शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ परेश सर का हमारे चैनल के ऊपर। वेलकम सर। थैंक यू सर। तो चलिए सर सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं हम। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि भाई आपकी कंप्यूटर में जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, मतलब आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन अचीव किया, आपने पहला कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना शुरू किया, पहले कौन से सॉफ्टवेयर पे काम किया, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सर एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो हमने तो कंप्यूटर इवोल्यूशन की पूरी जर्नी देखी है। अगर स्टार्ट विद देन इट वाज समथिंग लाइक पीसी एक्सटी मशीन्स, जो आज के लोगों की जनरेशन में पता भी नहीं होगा, वहां से स्टार्ट हुई थी। देन वी स्टार्टेड विद द 286 मशीन विद 1 MB रैम एंड 40 MB हार्ड डिस्क। मतलब उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया था तो खाली 1 MB रैम थी। यस, जिसमें आप काम करते थे। यस। तो 1 MB रैम में क्या काम हो सकता था, मतलब हम तो अभी शॉक हो गए कि भाई 1 MB रैम पे आपने काम किया है। इट वाज 286 मशीन। ओके, 286 मशीन है ना, आज के साइकिल भी शायद उससे फास्ट चल जाती वैसा है। आज साइकिल भी उससे फास्ट चलती थी। तो 286 मशीन आया था एंड जब 286 मशीन आया था तो उसके पहले हम पीसी एक्सटी मशीन पे काम करते थे। इट वाज 756 KB रैम के साथ मशीन हुआ करता था। देन 286 मशीन पे जब 1 MB रैम के साथ 286 मशीन आया, लोग वाव कहते थे कि यार बहुत स्पीड से चल रहा मशीन। मतलब उसके पहले खाली 1 MB से भी कम रैम थी। हाँ। और जब 1 MB की रैम आ गई तो लोगों को लगा कि यार ये तो वाव मशीन है, बहुत स्पीड से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। देन ऑब्वियसली ब्रांच लेवल पे हमारे पास 286 के पीसी थे, बट वी हैड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर सेल, जहाँ पर हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ करते थे। और मेन फ्रेम कंप्यूटर पे टेप ड्राइव होता था। लोगों ने बुक में टेप ड्राइव पढ़ा है। वी हैव एक्चुअली सीन दैट टेप ड्राइव। वी यूज्ड टू पुल दैट टेप ड्राइव, पुट इनटू द tape reader and then retrieve the data or backup the data on tape drive। वो कर देखा था। मतलब स्टोरेज पोर्टेबल करने के लिए आपका टेप ड्राइव था पहले, जैसे आजकल पेन ड्राइव वगैरह, जैसे इतने बड़े टेप ड्राइव हुआ करते थे। राइट, ओके। एंड बिग टेप ड्राइव, तो उसमें टेप ड्राइव होता था एंड इट वाज रनिंग ऑन यूनिक्स। यूनिक्स एक्चुअली बहुत पुराना सिस्टम है, तो वी वर रनिंग ऑन यूनिक्स। और यूनिक्स पे काम होता था, टेप ड्राइव पे डेटा बैकअप होता था एंड नॉर्मली वी वर वर्किंग आइदर विद सी और कोबोल। राइट। ऑडियंस को मैं बता दूं, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम आजकल विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडोज पॉपुलर हो गया, घर घर में विंडोज है, लेकिन पहले ऑफिशियली कंप्यूटर ज्यादा यूज करते थे तो यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था। और उसके अंदर अलग अलग एप्लीकेशन की मदद से, अभी सर से हम बात करेंगे कौन से एप्लीकेशन पे वो काम कर रहे थे उस वक्त जब उन्होंने ज्वाइन किया था वगैरह। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा इसी से रिलेटेड। भाई 1 MB की रैम थी तो आपका स्टोरेज कितना MB का था, मतलब MB का था क्या था वहां पे? 40 MB की हार्ड डिस्क हुआ करती। 40 MB की हार्ड डिस्क बहुत ही साइज में बड़ी रहती होगी। बहुत बढ़िया है साइज। एंड वो टाइम पे जो भी सॉफ्टवेयर बनते थे वो मेनली बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोबोल में लिखा जाता था। ओके। और कोबोल से काम करता था एंड कोबोल यूज्ड टू बी रन वेरी फास्ट।
यस, क्योंकि कोबोल की जो डेटा फाइल होती थी वो डेटा फाइल मशीन लैंग्वेज में रहती थी, राइट राइट, तो इट रन्स यूज्ड टू रन वेरी फास्ट। और आज के दिन में भी कोबोल यूज होता है, where the data file is in machine language and it's stores lakhs of record, crores of record together. But COBOL still are in use. आज लोगों को पता नहीं, but still. But COBOL का एक ही प्रॉब्लम था कि उसके जो कोडिंग थे, it was going in thousands, like बहुत लंबे कोडिंग लिखा जाए, बहुत लंबी कोडिंग लिखी, तब जाके आपको रिपोर्ट मिल जाता था। Yes. Even एक रिपोर्ट डेवलप करने के लिए यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ लाइंस, राइट, बट दैट वाज एक मजा था, एंड इट वाज वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज, राइट। और एक चीज बताना चाहूंगा, कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो सर बात कर रहे हैं अभी। कोबोल में ही सॉफ्टवेयर बनते थे। कोबोल इज बेसिकली इट्स नोन एज अ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, तो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थे, इसलिए बिजनेस के सारे एप्लीकेशंस कोबोल में बनते थे। राइट राइट, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर हुआ करता था, हमारे पास कोई फैंसी कलर नहीं था, राइट, कुछ नहीं था। एंड तभी वी स्टार्टेड विद द फ्लॉपी, 1.2 MB की फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी। ओके, एंड बैकअप के लिए बैकअप यूज्ड टू डन बाय ऑन द विद द बैकअप कमांड, सो मल्टीपल फ्लॉपी पे उसका बैकअप होता था। कभी कभी 5 फ्लॉपी, 6 फ्लॉपी, 7 फ्लॉपी तक उसका बैकअप जाता था। बट अभी ये कोबोल ऑपरेट करने के लिए आपने कौन सा कोर्स किया था? मतलब आपने वहाँ पे स्किल, तभी तो कंप्यूटर्स नहीं थे, तो स्किल आपने कहाँ से, मतलब आपका क्या क्वालिफिकेशन रहा इसका? बेसिकली आई एम साइंस ग्रेजुएट, मैथ्स ग्रेजुएट, तो एक एपेथी था टुवर्ड्स कंप्यूटर, क्योंकि तभी वो टाइम पे हमारे पास सब्जेक्ट में फाइनल ईयर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट था, एंड वी हैड थिंक बेसिक था एंड फोर्ट्रान था, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यस, तो वो 2 पैकेज था। तो एंड स्टैटिस्टिक्स वाज माय सेकेंडरी सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर के साथ एक ऑटोमेटिक एक अटैचमेंट था, अटैचमेंट तैयार हो गया। देन बैंक ज्वाइन किया 1989, एंड देन सब्सिक्वेंटली मैंने MCA ज्वाइन किया था एंड कंप्लीटेड MCA। तो MCA में हमारे पास C था एंड कोबोल, राइट, ये 2 ही लैंग्वेज थी, और कोई लैंग्वेज नहीं था। बाकी तो मोस्ट ऑफ द थिंग थियोरेटिकल था। सो इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट जर्नी। अगर आज ही मैं बात कर रहा था कि वी आर द ओनली जनरेशन हु हैज सीन द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ कंप्यूटर। या डेफिनेटली, एंटायर लाइफ साइकिल जो इंडिया में जहाँ पे कंप्यूटर आए थे, जहाँ पे बिजनेस भी यूज हो रहे थे, वो आपने पहले ऑपरेट कर लिया स्टार्टिंग। तो वहां से हमने स्टार्ट किया था। आज हम वी टॉक अबाउट द GB डेटा, यस, तो वो तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक बात करता हूँ कि तभी 94-95 में जब इलेक्शन कार्ड बनाने का प्रोसेस चल रहा था, वो टाइम पे हार्ड डिस्क सिंगापुर से ऑर्डर करनी पड़ती थी। ओह माय गॉड, इट वाज अबाउट 4.2 GB की हार्ड डिस्क आती थी, एंड वो हार्ड डिस्क सिंगापुर से मंगाते थे, हमारे पास वो भी नहीं था। स्टोरेज वाज वेरी कॉस्टली थिंग। ओके, स्टोरेज वाज वेरी कॉस्टली थिंग। इसके लिए प्रोग्राम भी ऐसे बनते थे कि प्रोग्राम तुम्हारा मेमोरी, कम से कम मेमोरी ले एंड ऑप्टिमम काम में। नहीं, बेसिकली तभी कंप्यूटर को पीसी बोलते ही नहीं थे, पर्सनल कंप्यूटर था ही ना, वो खाली बिजनेस के लिए यूज किया जाता था। पर्सनल कंप्यूटर था ही नहीं, इट वाज फॉर द बिजनेस ओनली। 286 मशीन था, इट वाज फॉर द बिजनेस में ही यूज होता था, एंड दैट वाज। और आप उस फील्ड में थे, तो आपको तब पता चला कि भाई हाँ ये चीजें हैं। बैंक में मैं जब ज्वाइन किया तो बैंक में 2 PC हुआ करता था, और वहां से काम स्टार्ट हुआ था। तो शुरुआत से थोड़ा अटैचमेंट था सीखने के लिए, स्लोली स्किल डेवलप करते गया कि सीखा। तभी DOS वाज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, राइट, MS DOS था, माइक्रोसॉफ्ट ने, उसके पहले DR DOS हुआ करता था, बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। इट वाज MS DOS कहते थे, 5.1 था, देन इट केम विद द वर्जन 6.2। तो सारा कुछ DOS में ही था, तभी विंडोज जैसी कोई चीज थी नहीं। देन सब्सिक्वेंटली मार्केट में सबसे पहले आया विंडोज 3.1, राउंड अबाउट 94 या 95 में 3.1 आया था, तो हमने तभी पहली बार विंडो देखा था। अच्छा, और माउस वाज समथिंग न्यू, माउस वाज समथिंग न्यू। देन उसके बाद विंडोज के भी अलग अलग वर्जन आया, देन विंडोज NT था, देन सबसे पहले विंडोज का जो आया था विंडोज 95।
अच्छा 95 विंडोज 95 वाज एक कंप्यूटर का पूरा रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे मैं बता दूं, एक्चुअली डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ये टेक्स्ट यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, मतलब वहां पे खाली कमांड देने पड़ते, तो सर ने तभी से ऑपरेट किया, वो एक एक कमांड देके वहां पे फाइल तैयार होती थी। मतलब आपको फोल्डर बनाना है तो मेक डायरेक्टरी नाम का कमांड रहता था, एमडी और फोल्डर का नाम, फोल्डर डिलीट करने के लिए आरडी रिमूव डायरेक्टरी, ऐसे आपको कमांड याद करने पड़ते थे। और वो देखो उस जमाने से वो कंप्यूटर ऑपरेट करते आ रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने विंडोज चालू किया, तो विंडोज उनके लिए एक नया रिवोल्यूशन, क्योंकि विंडोज होता है जीयूआई यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जहां पे पूरा माउस यूज होता है या फिर आप पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें विंडोज के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आजकल सभी विंडोज यूज कर रहे हैं। बट सर ये जो आपने स्टार्ट किया तो आपने अडॉप्ट कैसे किया, जैसे डॉस से विंडोज आ गए तो वो आपने कंटिन्यू स्किल सीखे, क्या किया? विंडोज आ गया तो स्लोली वी आल्सो स्टार्टेड लर्निंग, क्योंकि हमारा तो मेनली जो काम था बैंकिंग सॉफ्टवेयर पे काम था, तो उससे विंडोज हो या डॉस हो से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओके, तो वहां पे काम चलता था, तो आइदर दैट प्रोग्राम वाज इन कोबोल और इट इज इन अदर सम लैंग्वेज, तो उसी में चलता था, तो उसी पे काम करता। तो नॉर्मली पीसी पे काम करने का ऑप्शन तो बहुत कम था। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे डेटा बढ़ने लगा, देन जब एमएस ऑफिस मार्केट में आ गया, उसके बाद एमएस ऑफिस एप्लीकेशन बैंक ने इंस्टॉल किया, काम करना शुरू किया, तब जाके लोगों ने उस पे वर्ड पे काम करना, क्योंकि उसके पहले तो वर्ड स्टार हुआ करता था, डॉस बेस्ड पैकेज था वर्ड स्टार। एक्सेल भी आपका था डॉस बेस्ड, लोटस 123 था, इट वाज नोन एज लोटस 123, वो डॉस बेस्ड मोड में था। सबसे पहले लोटस पर ने स्टार्ट किया, इट वाज इन 1994, इट वाज नोन एज अ स्प्रेडशीट, वर्कशीट कहते थे उसे, वर्कशीट कहते थे। तो वहां से स्टार्ट हुआ था, तब 94 में लोटस में सबसे पहले मेरा इंटरेक्शन हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग। एंड एक चीज है ना कि नई नई चीजें सीखते जाओ, ट्राई करोगे ये कैसे कर सकते, क्या है फॉर्मूला लिखने के लिए, कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैसे। ये सवाल है यहाँ पे कि भाई उस टाइम पे लर्निंग करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि गूगल यूट्यूब ऐसे कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, सीखा कैसे फिर? गूगल नहीं था कोई, तुम्हारे पास हेल्प मोड नहीं थे ना, तुम्हारे पास कोई ऐसी बुक अवेलेबल थी। राइट, आपको एरर देख के आपको खुद ही एक अपने आप में इवैल्यूएट करना था कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते, क्या कर सकते। मतलब आपको खुद से लॉजिक लगाना है कि भाई ये एरर आ गया, चलो देखते हैं, खुद करके ट्राई करते। यस, क्योंकि वहाँ पे हेल्प मोड भी एप्लीकेशन में नहीं था, हेल्प मोड भी बहुत कम था, इतना डाइवर्सिफाइड हेल्प मोड भी नहीं था। तो दिस इज हाउ वी लर्न। ओके, एंड धीरे धीरे उसमें सीखते गए, जानते गए एंड वर्क करते गए। मतलब यू आर कंप्लीटली पैशनेट अबाउट दैट, दैट्स व्हाई यू लर्न। नहीं तो वो कोई छोड़ देता, बोलते यार क्या है यार, इसमें कोई एक मजा आता था कि नया कुछ सीखेंगे। जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, कोई नया फॉर्मूला लिख कर प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, एक यू नो एक अलग सी फीलिंग आती थी। अच्छा, तो वाह आज से यार कुछ मजा आ गया। मैं बताऊं अबाउट 99-2000 के करीब बैंक ने EMI पे लोन देना स्टार्ट किया। अच्छा, तो EMI कैलकुलेशन अवेलेबल नहीं था, ऑनलाइन नहीं था, तो चार्ट रहता था, चार्ट में से हम लोग उसे EMI कैलकुलेट करते थे, वो करते थे। तभी सबसे पहले मैंने EMI कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाया था इन C ऑन यूनिक्स। यूनिक्स और डॉस दोनों के लिए C प्रोग्राम लिखा था टू कैलकुलेट द EMI, जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद वो EMI कैलकुलेट कर। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन था कि जब मैंने ये किया था। उसके बाद आगे चल के समवेयर इन 2000 को 2003 आई थिंक 2003 लोटस 123 था। तभी तो MS ऑफिस का इवोल्यूशन हुआ नहीं था। MS ऑफिस मतलब इंडिया में नहीं आया था, बाहर मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लोटस ही चलता था। तो लोटस 123 में पूरा एक स्प्रेडशीट बनाया था फॉर EMI कैलकुलेशन के लिए। एंड पूरा आज आप एक मोबाइल लेते हो, मोबाइल में सीधे सीधा आपको EMI कैलकुलेशन का एक ऐप डाउनलोड कर दो, आप प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मंथ डाल दो, आपको पूरा रिपेमेंट चार्ट बनाता है। वो रिपेमेंट चार्ट मैंने लोटस 123 में आई थिंक मेड इन समवेयर इन 2003 ग्रेट तभी बनाया था। एंड देन प्रिंट करके हम लोगों को देते, भैया तुम्हारा रिपेमेंट चार्ज इस तरह से रहता है। तो बहुत टाइम सेविंग चीज आपके लिए थी तभी, वो आपने प्रोग्राम बनाया था। ऑब्वियसली डेफिनेटली, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं था ना कहीं, अवेलेबल नहीं था, यू क्रिएटेड योरसेल्फ, अवेलेबल नहीं था। ठीक है। सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात सर ने बताई, बेसिकली अगर आप
कोई भी चीज को आसान करना चाहते हो तो आपको खुद से मेहनत लेनी है कि भाई ये Yes. मेरा प्रॉब्लम है, एंड Obviously. प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए आपको ये लॉजिक लगा के उसके ऊपर काम करना है। ऑब्वियसली अगर आपको हमेशा इनोवेटिव तो रहना पड़ेगा, आपको नई चीजें सीखनी पड़ेगी। आप ट्यूटोरियल से, क्लासेस से, बुक से आपको कुछ चीज दिखा देंगे, आप एक अंडरलाइन चीज दिखा सकते, बट दैट विल नॉट सॉल्व योर पर्पस। अगर आप इनोवेटिव नहीं है, राइट, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। डेफिनेटली। आज आप इतना सारा एक्सेल में क्लासेस लेते हो, सिखाते हो, लेकिन उसके बाद वो एक फाउंडेशन बनता है, बराबर, एक बेस बनता है, और वो बेस के ऊपर बिल्डिंग बनाना काम इंडिविजुअल का है। डेफिनेटली। वो ही आपको हेल्प करेगा। बाकी आपने 5 फॉर्मूला दिखा दिया कि 5 फॉर्मूला आपको यूज करना है, लेकिन एक्सेल इतना वर्सेटाइल है कि नेस्टेड फॉर्मूला चलते, मल्टीपल फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला के अंदर आप नेस्टेड फॉर्मूला यूज करके आप अपना काम कर सकते हैं। एंड इफ आई एम नॉट इनोवेटिव, इफ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू मेक इट मोर हेल्पफुल, तो दैट क्लास और दैट tuition will not work for me. Definitely. You should be active. You should be like ना कि मैं इसमें कैसे लॉजिक लगा सकता हूँ. It's not learn like कि भाई मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया है, वही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके सीखो. It's not like that. Because you will face a different problem in your office. Yes. Day to day basis पे आपको एक नया इश्यू आएगा, नया प्रॉब्लम आएगा, नया चीज आएगा, and then at that point of time you have to think that how do I solve the problem? Yes. मैं इसको क्या कर सकता हूँ। आज तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, आपके पास बहुत सारे हेल्प अवेलेबल है, गूगल है, बट यू हैव टू बी ऑन योर टोज टू लर्न समथिंग। डेफिनेटली। सिंपली क्लास अटेंड करने से नहीं आप सीख नहीं सकते, वो एक बेस लाइन दे सकता है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। बराबर, मतलब लर्निंग आपको एक पाथ है बस पहले स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद की जो जर्नी है आपको ही चलनी है। तो इसके लिए पहले आपको देखना है कि भाई मैं कैसे लॉजिक बिल्डिंग या मैं कैसे एक इनोवेटिव सोच ला सकता हूँ इस मेरे काम में। जैसे आज जब प्रोग्रामर रहता है, उसने प्रोग्रामिंग तो सीख लिया, लेकिन जब वो एक्चुअल फील्ड पे जाता है, ही हैज अ डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट टास्क, और वो टाइम पे उसे सोचना कि भैया ये करने के लिए मुझे कौन सा फंक्शन डेवलप करना है, मुझे क्या फ्लो डेवलप करना है, कैसे करना है, कौन सा वेरिएबल पास करना है, क्या है उसे करना है। तो सेम थिंग एक्सेल में भी आपको वो सेम थिंग वही चल रहा है। आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको कैसे मैं कहाँ पे क्या करूँ। फॉरगेट अबाउट द वीबी प्रोग्रामिंग, आप प्लेन एक्सेल में भी आपको काम करने बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अब एक्सेल की बात आ चुकी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई आपने एक्सेल कब से शुरुआत की, क्योंकि मैं अभी आप मेरे एक्सेल के स्टूडेंट हो ऑलरेडी, ऑनलाइन मेरे से बहुत कुछ ऑलरेडी सीख रहे हैं, आपने ऑलरेडी बताया मुझे, बट मैं चाहूंगा कि भाई आपने शुरुआत कैसे की, क्योंकि आपने मेरे से पहले ऑफकोर्स मेरे से पहले कंप्यूटर स्टार्ट किया है, तो आप मेरे से पहले एक्सेल में एंट्री मार चुके होंगे। तो एक्सेल आपने कहाँ से, कौन सा वर्जन से सीखना चालू किया, क्या क्या फॉर्मूला सीखने और कितनी जरूरत पड़ी आपको? एक्सेल कब से स्टार्ट किया वो तो याद नहीं है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट किया था लोटस 123 in 1994। That you told कि उसमें हमने स्टार्ट किया था, वो that was the beginning, वो स्टेपिंग स्टोन था। एंड आई थिंक लोटस तो MS एक्सेल तो मैंने काम करना शुरू किया मे बी 2004-5 ईयर उसके बाद चालू किया होगा। तब तक तो लोटस ही यूज करते थे, एंड लोटस में ही काम करने का अच्छा लगता था, क्योंकि शुरुआत में तो मुझे एक्सेल की फॉर्मूला लिखने के लिए आदत ही नहीं थी, क्योंकि लोटस की फॉर्मूला लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग था। वहाँ पे स्लैश यूज होता था, यहाँ पे इक्वल टू यूज होता है। देन उसके एंड के लिए, आगे पीछे दोनों के लिए वो हैश यूज होता था, एंड एम्परसेंड यूज होता था। तो एक्सेल में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा, क्योंकि लोटस 123 धीरे धीरे कम होते गया एंड एक्सेल होते गया, तो फिर एक्सेल पे एक सवाल एक आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने देखा है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के ऑफिसेस है, उसमें जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी वो थोड़ा सा डिले होता है कि भाई लेट आता है, और पब्लिक में वो पहले अवेलेबल है, मतलब प्राइवेट में पहले अवेलेबल रहता है, पब्लिक पहले उसे यूज कर रही है। जैसे विंडोज मैं जब पढ़ाता था, तो मैं विंडोज 10 पढ़ा रहा हूँ, और मैंने देखा जो गवर्नमेंट स्टाफ है मेरे पास सीखने आते थे, वो लोग विंडोज 7 उनके ऑफिस में यूज कर रहे हैं ऐसे। तो ये रियलिटी है कि ऐसा होता है? रियलिटी होता है। आपको अपना स्किल डेवलप करना, तो आपको खुद को अपना सीखना पड़ेगा। राइट। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे तो हमारे पास कंट्रोल एनवायरनमेंट रहता है, सो यू कैन नॉट यूज एनीथिंग ओवर देयर।
अच्छा, आपको अपना खुद का सीखना पड़ेगा। खुद का आपको जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी खुद के लैपटॉप में इंस्टॉल करो, खुद स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पे तो आपको सीखने नहीं मिलेगा, वहाँ पे जो है नहीं होता ना, क्योंकि वो आपके पास वो एनवायरनमेंट ही नहीं रहता ना। ओके, तो एक आपको वो तो टाइम लगता ही है वहाँ, आपको खुद सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने MCA में प्रोजेक्ट बनाया था, दैट वाज ऑन VB6। ओके, आज कई लोगों को तो VB6 या वो भी पता नहीं होगा। वो VB6 इट वाज वे बैक इन, बहुत पुराने टेक्नोलॉजी पे काम करके सीखे। हाँ, बट एक चीज है कि अगर आपको सीखना है तो पहले तो आपके पास लॉजिक डेवलप करने का कैपेबिलिटी, बराबर, लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। राइट। ये इम्पोर्टेंट सलाह आपने दी है सभी के लिए, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल है ना, वो क्या करता है कि भाई एक ढांचे में काम करना चालू कर दिया, वो अपने आप को बांध देता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने जैसे आगे एप्लीकेशन सपोज मार्केट में चेंज हो रहा है तो वो आपने सीख लिया, अडॉप्ट कर लिया और उसके ऊपर चीजें आगे इम्प्लीमेंट। टाइम लगा, उससे सीखने में टाइम लगा। आपको सबको टाइम लगता है क्योंकि वर्क भी है ऑब्वियसली। वो तो आपको अपने पास घर पे लाके उस पे इंस्टॉल करके सीखना है, वो करना पड़ता है। राइट। तो ओवरऑल जर्नी में मुझे एक पता चला कि भाई आपको इनोवेटिव रहना ही है। ऑब्वियसली आपको कोई भी पोजीशन पे आपको लग रहा है कि आज आपकी पोजीशन सिक्योर्ड है, बट दैट इज नॉट द फंडा कि भाई आपको आगे बढ़ना है तो भाई इनोवेटिव रहना है बस। एंड एक आपका नया चीज सीखने का पैशन होना चाहिए। आज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो एक चीज सीख लिया और बस उसी पे रहते हैं, उसे आगे उसको डेवलप नहीं करते। तो मैं तो सभी स्टूडेंट से और जो भी नया सीख रहे हैं उनको एक ही चीज एडवाइस करूंगा कि यू हैव टू बी इनोवेटिव। आपको नया सीखने का एक हमेशा एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि मुझे कुछ नया सीखना है। और आज एट दिस एज आई एम 56, आई एम कंप्लीटिंग 56 इन अप्रैल। मुझे ये सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम almost I'm coming to the end of life, end of my career, retirement life पे आ रहा हूँ। बट एक चीज है ना कि चलो कुछ नया सीखते, नया जानते। वही मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि सर की एज में आपको बता रहे, उन्होंने खुद बता दिया 56 एज पे भी इन्होंने हमारा मास्टर क्लास ज्वाइन कर लिया और हमसे सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं। अभी उनको एक्सेल की इतनी जरूरत भी नहीं। उन्होंने फैक्ट बताया कि उनके पास सब स्टाफ है, वो लोग सब एक्सेल पे काम करते हैं, बट एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्हें सीखना है कि भाई ये सॉफ्टवेयर जो आया है क्यों है। तो लर्निंग लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए भाई, आप रिटायर हो कभी भी हो तो भी है। और सर की तरफ बहुत सारे ऐसे मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे से भी एज में ज्यादा, मैं उनको स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, प्रोफेशनल बोलूंगा, तो मेरे से भी एज में ज्यादा बट फिर भी सीख रहे हैं। तो ये एक जज्बा अंदर क्रिएट होना चाहिए कि भाई हमेशा लर्निंग। एक मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज सर के इससे पॉडकास्ट से हमें मिल रहा है। सर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बैंकिंग में कितना काम होता है आपके अकॉर्डिंग? मतलब अगर किसी को भी किस सेक्टर में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका एक सवाल रहेगा कि भाई आप बैंक में काम करते हो तो हमें एक्सेल पे कितना काम होता है, या हमें कौन सी चीजें सीखनी पड़ेगी अगर मुझे बैंक में जॉब करना है तो? नॉर्मली बैंक में एक्सेल कुछ डेटा प्रोसेसिंग, कुछ रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं। ओके। क्योंकि बैंक का तो जो भी प्रोसेस होता है वो तो उनका जो सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर उसमें होता है, खुद के एप्लीकेशन उसमें एप्लीकेशन में होता है। आपको तो एक्सेल तो सब्सिडी सेकेंडरी चीज है कि मैंने कुछ वहां से डेटा निकाल दिया, उसको मैं मसाजिंग करता हूँ, मैनिपुलेट करता हूँ, आई क्रिएट समथिंग न्यू रिपोर्ट एनालिटिक्स के लिए यूज करता हूँ। तो वो ही होता है। तो एक्सेल एंड बहुत, अगर आप अच्छा खासा अच्छा एक्सेल जानते तो ऑब्वियसली यू विल सेव योर टाइम। Yeah, definitely. You will save your time. That's the only thing. Only thing means Excel secondary है, but if you learn that you can save your time. Like productive चीजें आप कर सकते हैं Excel की मदद से। Definitely. तो ठीक है, मतलब बेसिकली अगर आपको बैंकिंग फील्ड में जाना है तो मतलब एक्सेल सीखना कंपल्सरी नहीं, बट एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल आपके पास रहेगा। हाँ, एक स्किल होता है तो ऑब्वियसली आप बाकी स्टाफ के ऊपर हो जाता है कि हाँ भैया इसको याद। तो फिर हाँ, वो भी है, सीरीज की नजर आ जाती है और फिर अप्रेजल राउंड या फिर जो भी राउंड आते हैं उसमें आपका थोड़ा सा सिलेक्शन का ये चांसेस बढ़ गए। ऐसा वो है, बराबर। अब मैं फाइनल हम टच की तरफ बढ़ते हैं। मतलब फाइनल एक चीज आपको पूछना चाहूंगा कि भाई आप एक मैसेज जो अभी ओवरऑल बहुत सारे मैसेज तो दिए, बहुत सारी चीजें यूजर ने जान ली, बट आप एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? एंटायर जो जर्नी, मतलब आपने स्टार्ट किया था कहाँ पे, जहाँ पे कंप्यूटर किसके घर में भी नहीं था, राइट? आपके पास कंप्यूटर ऑपरेट करने आया था, आपने धीरे धीरे चीजें सीखी, एक एक चीज इन्वेंट करते गए और आपके इन्वेंशन से आपने बहुत सारी चीजें अपनी प्रोडक्टिव की, आसान की। तो आप एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? बिकॉज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं एक्सेल सीख रहा हूँ
कि इसके ऊपर फिर मुझे और कुछ सीखना नहीं पड़ेगा ना, ऐसा उनका सवाल रहता है। मैं बोलता है यार और कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, ये कैसा सवाल है, मतलब ये सवाल का मुझे जवाब ही देने नहीं आता है। ऐसा है। मैं अगर ये कहूँ तो मैं सारे यंगस्टर्स को एक ही बात कहूंगा कि देयर इज नो एंड फॉर लर्निंग। आपको कंटिन्यूसली सीखना है, आपकी स्किल को कंटिन्यूसली अपग्रेड करनी है, आपको इनोवेटिव रहना है, आपको एक नई चीज सीखने का हमेशा आपके पास एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। क्योंकि सिंपली एक बार आपने सीख लिया उसमें कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन निकलते वैसे नए नए चीज ऐड होती है, नए ऑप्शंस ऐड होते हैं, नई टेक्नोलॉजी ऐड होती है, नए जैसे राइट नाउ चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के लिए मैं भी अगर 6 महीने या 1 साल के पहले की बात करूं तो चैट जीपीटी में मैं कुछ नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता हूँ। थोड़ा बहुत चैट जीपीटी में देखा है कि चैट जीपीटी कैसे यूज होता है, कैसे करते हैं, और कभी कभी मैं मेरे कुछ इश्यूज के लिए उसके लिए चैट जीपीटी यूज करता हूँ। तो दिस इज समथिंग लर्निंग आपको कंटिन्यूसली रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आज ये एक्सेल सीख लिया तो दैट्स ऑल इनफ, अभी इसके आगे मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। आज एक्सेल है, कल शायद और कुछ नया चीज आ जाए। जैसे चैट जीपीटी में आप जो चीज आप एक्सेल में करने के लिए आपको घंटों लग जाते हैं, चैट जीपीटी आपको मिनटों में करके देता है। बट अगर आपको चैट जीपीटी नहीं आता है देन व्हाट यू विल डू? आप वही घंटे टाइम वेस्ट करते रहेंगे। हाँ, कल आप जब जाके इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप ये करोगे तो वहां पे वो 4 सवाल ऐसे पूछ लेंगे और फिर सर नहीं आता है। प्राइवेट सेक्टर में तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज एंड आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको देखना चाहिए। जैसे मेरी डॉटर आर्किटेक्ट है, शी इज डन हर मास्टर्स। ओके, तो वो कहती है ना कि जब वो इंटरव्यू लेती है लोगों को कॉलेज से निकले, नहीं मैडम हम सीख लेंगे सीख लेंगे, लेकिन कैसे है? आपके पास कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम पूरा एक एग्जाम दे दो एंड सर्टिफिकेट पास, सर्टिफिकेट तक ही है, बस सर्टिफिकेट, बस उसके आगे हमें कुछ नहीं करना। तो वहां से नहीं चलता है, वहां पे स्किल ही नहीं है, सीखने के लिए मिलता नहीं। आपको स्किल डेवलप करनी होगी, खाली एक स्किल कोर्स का एक कोर्स अटेंड करके मास्टर नहीं बन सकते जब तक आपके पास नया सीखने की एक इंस्टिंक्ट नहीं है, नया सीखने की जानने की आपके को कैपेसिटी नहीं आप डेवलप करोगे तब तक नहीं कर सकते आप। और ये सेल्फ लर्निंग होना चाहिए, सेल्फ लर्निंग होना चाहिए। कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मैं अभी ये क्लासेस जाऊंगा, कोर्स करूंगा तब सीखूंगा, ये क्योंकि कोर्सेज में सीख के बाद फिर से आप वो तो थोड़ा टाइम के बाद फिर से भूल जाओगे। यस एग्जैक्टली। बट आपको याद रखना है, आपको करना है, न्यू चीज को आपको डेवलप करना है, आपको जानना है, तब जाके आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारी ऐसी आती है कि आप कुछ नया लेके आते हैं तो ये होता है। जैसे मैंने 2-4 दिन पहले जो एक प्रॉब्लम पूछा था कि मुझे इसको कैसे, आपने बोला कि इसको अनपावर्ड से आप कर सकते हैं, पावर क्वेरी अनपावर्ड करके कर सकते हैं, राइट। तो अगर नहीं आता देन यू हैव टू सर्च, आपको पूछना पड़ेगा, किसी को जानना पड़ेगा, राइट। अगर मैं नहीं पूछता तो मैं बस वही पुराने स्टाइल से उसे काम को कॉपी पेस्ट करके काम करते रहते थे, इट विल गोइंग ऑन। तो ये होता है, मतलब वो एक क्यूरियोसिटी अंदर रहनी चाहिए कि यार इसका सॉल्यूशन रहेगा कहीं ना कहीं पे, सो लेट्स गो। जैसे आपने मुझसे कनेक्ट कर लिया, मेरा कोर्स सीख लिया, या फिर वहां पे मुझे प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं ऑनलाइन में, तो ये जो चीजें होती है ना आपके अंदर रहनी चाहिए कि भाई चलो पूछ लेते हैं। सवाल पूछने में क्या जाता है, आपको उसका डाउट का जवाब मिलेगा, कहीं ना कहीं पे सॉल्यूशन रहेगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने ज्वाइन करने के बाद आज तक आपका कोर्स के बहुत कम वीडियोस मैंने देखे। आपको जरूरत भी नहीं है। नहीं जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं, टाइम उतना नहीं मिलता कि मैं उसको ये करूं। चलो ठीक है, जब भी कुछ नया चीज सीखना है, जानना है, चलो मैं देख लूंगा। आपने पैशन से ज्वाइन कर लिया है, आपको अभी इतना कुछ है नहीं, आपका रिटायरमेंट आ गया 2-3 साल। एक मजा आ जाता है लाइफ में, कहा चलो ठीक है कुछ नया सीख लेना है, जान लिया। राइट। तो और आपके अंडर जो काम करे उनके स्टाफ में भी आप उनको ये देखो ये चैट जीपीटी से करो ना जल्दी, ऐसा बोल सकते हैं आप। सो ओवरऑल पॉडकास्ट में या ओवरऑल इंटरव्यू में बहुत कुछ चीजें हमने जान ली। अभी ये बहुत बड़ा पॉडकास्ट, और भी सवाल हम पूछेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है। आपने इतना समय दिया हमारे लिए, बहुत हो गया इतना, मतलब आपने अभी देखो आज के
मैं अभी बताऊं, टाइमिंग हो गया लगभग 7 साढ़े 7 हो गया रहेंगे, और ये ऑफिस से आकर यहाँ पे हमारे साथ पॉडकास्ट ले रहे हैं। इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी सर ने इतना टाइम दिया। सो परेश जी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा, एंड थैंक यू वेरी मच अपना इतना समय देने के लिए, है ना, एक लर्निंग जर्नी बताने के लिए। Thank you, sir, for giving me opportunity to talk to you and sending message to youngster. Yes. I'm grateful to all of you, and it was nice talking to you. And obviously, अगर हमारे नए यंगस्टर जो यंगस्टर्स है, वो एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं कि चूहे कुतरते रहते, अगर वो कुतरना बंद कर दे तो उसके दांत उसके दिमाग में घुस जाएंगे। अगर हम वो सीखेंगे, हम अपनी स्किल को हमेशा इम्प्रूव करते रहेंगे ना, तो डेफिनेटली यू विल गेट बेटर थिंग। मेरा तो कहना यही है कि आप हमेशा नया सीखने की एक जिज्ञासा रखिए, आपने एक वो इंस्टिंक्ट डेवलप कीजिए कि मुझे कुछ नया सीखना है, नया जानना है। और आज तो आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, आप जीमेल, आप गूगल आपके पास अवेलेबल है कि जिसमें आप चाहो वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप यूट्यूब पे बहुत सारे हजारों वीडियोस है जहाँ पे आप पता कर सकते हो। एंड लेट मी शेयर यू वन थिंग, मैं मे बी डाउन द लाइन 6-8 महीने पहले तक एक्सेल का डैशबोर्ड बिल्कुल नहीं जानते थे। मैंने बस आपके वीडियो देख के उसको सीखा कि कैसे उसे बना सकते हो। राइट। सो लर्निंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बस आपको सीखना जरूरी है। और आपके पास आज का टूल अवेलेबल है कि आप उसे जान सकते हैं। चलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू।